वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का 46वां क्लास। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस क्लासेस। उसमें जो है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। साइंस जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है क्लासेस मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, सारे क्लासेस जो है फ्री लिया जा रहा है, साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको और भी पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं तो अगर आपको चाहिए किसी भी क्लास का पीडीएफ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी होगा रिवीजन के टाइम पे। और छत्तीसगढ़ जीके का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जीके का जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, समुद्री जल तथा दूध ये क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। खनिज तथा मिट्टी ये भी मिश्रण होते हैं। हवा जो है मिश्रण होता है, शुद्ध नहीं होता है। बहुत सारी गैसेस जो हैं वो होती हैं, धूल के कण होते हैं तो वो मिश्रण होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड और यानी कि साधारण नमक और शुगर की अगर बात आए तो यहाँ पे नमक की जगह शुगर रहता तो क्या होता? शुद्ध पदार्थ होता। और साधारण नमक जो है ये शुद्ध पदार्थ है, ये एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, मिश्रण एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है तो ये बिल्कुल सही है। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही तत्व के तरह के कणों से मिलकर बनता है तो ये भी सही है। और शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस ये भी सही है। चीनी जो है एक शुद्ध पदार्थ है। NaCl इज अ मिक्सचर, यानी कि NaCl जो है ये मिक्सचर है ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था शुगर और NaCl जो है वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, न कि मिक्सचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिस मिश्रण की बनावट समान हो वह क्या कहलाता है? तो जिस मिश्रण की बनावट समान हो, यानी कि अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप पानी में एक गिलास पानी में शुगर डालते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से मिल जाता है। और एक गिलास में क्या डालते हैं? मिट्टी और पानी, यानी कि पानी में मिट्टी डालते हैं तो ये जो है यानी कि पूरी तरीके से तो नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन शुगर जो है पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। इसको बोलते हैं मिश्रण की समान बनावट, यानी कि बनावट जो है समान होती है तो वो क्या कहलाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगी, यानी कि सममांगी मिश्रण या विलयन कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विसमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं तथा बनावट संगठन एक समान नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, यानी कि विसमांगी मिश्रण। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि आप रेत को पानी में डालते हैं या फिर आप डालते हैं मिट्टी को तो वो क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं नीचे, वो घुलते नहीं है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर वो पूरी तरीके से घुलते तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण या विलयन है? तो सममांगी मिश्रण का या विलयन का उदाहरण क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी या नमक का पानी में घुल जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा या विलयन कहलाएगा, सममांगी मिश्रण का घोल। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है फ्रेंड? मिश्र धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप पानी लिए, ठीक है, पानी लिए और उसमें क्या मिलाए? आप शुगर मिला लिए। ठीक है, शुगर मिला दिए तो ये शुगर क्या होगा? आपका
शुगर आपका क्या होगा, आप डाल रहे हैं, ठीक है, किसी पानी में आप डाल रहे हैं, ठीक है, पानी में डाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, शुगर, ठीक है। शुगर जो है ये विलय कहलाएगा, और पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, ठीक है, विलायक कहलाएगा। इसीलिए ये कथन क्या होगा, जब किसी घटक को, घटक क्या होगा, शुगर हमारा, और उसके बाद जो है हम विलायक में, यानी कि विलायक में, पानी में हम डाल रहे हैं, तो उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दूसरे घटक को विलयन में मिलाया जाता है तो उसे विलायक कहते हैं। तो सही है ये कि विलायक कहा जाता है। उसके बाद जो है, जो विलायक में घुला होता है उसे क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया, हम पानी में शुगर डालें, ठीक है, विलायक में घुल गया, वो क्या कहलाएगा, हमारा विलय कहलाएगा ना, विलय को हम डाले, ठीक है, तो विलय को जो है हम विलायक ने डाले, तो वो जो घुल गया है वो क्या कहलाएगा, वो विलय कहलाएगा, ठीक है, ये सही है। और उसके बाद जो है, जस्ता यानी कि 30% जस्ता प्लस 70% तांबा से मिलकर पीतल बनता है, तो ये बिल्कुल सही है, बार बार एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, 30% जस्ता प्लस 70% तांबा से मिलकर पीतल बनता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टिक्चर ऑफ आयोडीन, और आयोडीन व खालिस्तान का विलयन है, तो किसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अल्कोहल, ठीक है, टिक्चर ऑफ आयोडीन जो है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोक या सोडा जल में कौन सी गैस भरी होती है, तो कोक या सोडा जल में कौन सी गैस भरी होती है फ्रेंड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो चिप्स के पैकेट में सभी को पता होगा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसके सेल्फ लाइन को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायु 21% ऑक्सीजन तथा खालिस्तान प्रतिशत नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो वायु जो है 21% ऑक्सीजन और खालिस्तान प्रतिशत नाइट्रोजन का मिश्रण है, ऐसे बोला जा रहा है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 78%, ठीक है, 68 यानी कि 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन का मिश्रण है क्या, वायु। जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी विलयन के कणों का आकार या व्यास कितना होता है, तो विलयन के कणों का आकार कितना होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर, यानी कि 1079 मीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजारने पर क्या होता है, तो प्रकाश की किरण गुजारने पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, किसी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजारने पर, यानी कि गुजराने पर जो है, गुजारने पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से विलयन के कणों के बारे में कौन सा सही है, तो विलयन के कणों के बारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। विलय जो है, एक विलय के कणों को निस्यंद द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये सही है। जैसे कि आप, ठीक है, शुगर है, ठीक है, शुगर जब घुल जाता है तो क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, नहीं कर सकते। अगर आप रेत होता तो उसको सेपरेट कर सकते थे, मिट्टी को भी सेपरेट कर सकते थे, लेकिन हम जो है नमक के घोल को या शुगर के घोल को हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद जो है ये सही है, ठीक है। और विलय के कणों को शांत छोड़ने पर वे पैंदे में नहीं बैठते हैं, तो ये सही है, पैंदे में नहीं बैठते हैं, ठीक है, नीचे नहीं बैठते हैं। और उसके बाद जो है विलयन स्थिर रहता है, तो विलयन जो है स्थिर रहता है, तो ये सही है, ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी निश्चित ताप पर अगर विलयन में विलय नहीं घुलता है तो यह विलयन क्या कहलाता है,
यानी कि किसी निश्चित ताप पर अगर विलयन जो है विलय नहीं घुलता है, विलयन में विलय नहीं घुलता है, तो यह विलयन का यानी कि विलयन क्या कहलाता है? तो ये विलयन क्या कहलाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन, यानी कि किसी निश्चित तापमान पे नहीं जो है घुल रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो इसको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उसे जो है विलयन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहलाए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलय पदार्थ जो है, विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा या आयतन में मौजूद हो उसे क्या कहलाते हैं? उसे कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितनी मात्रा में आप विलय डाल रहे हैं उसको जो है विलय की सांद्रता कहलाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 11.1%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है किंतु माध्यम की समष्टि में विलंबित रहते हैं और उन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, सस्पेंशन कहा जाता है, यानी कि जैसे कि आप जो है किसी विलय पदार्थ को जो है आप घोल दिए, ठीक है, उसको जो है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वैसे मिश्रण को सस्पेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता किंतु ये प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करते हैं, यह विलयन कहलाता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन कर सकते हैं लेकिन उसे आंख से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड सॉल्यूशन कहला जाता है, यानी कि कोलाइडल विलयन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, धुएं व धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना क्या कहलाता है? धुआं और धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोलाइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि कोलाइडल जो विलयन होता है उसे नहीं देख सकते लेकिन वो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो ए जो है ऑप्शन ए जो है गलत होगा। ठीक है, उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोलाइड को खालिस्तान द्वारा अलग किया जाता है। तो कोलाइड को खालिस्तान द्वारा अलग कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसे हम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं खुला है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन भी करता है, तो उसे जो है अपकेंद्रीकरण द्वारा यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वो हम जो है उसको सेपरेट करते हैं। अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं तो जो है नीचे बैठ जाएगा सस्पेंशन की तरह। ठीक है, तो वो जो है उसे हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव कौन सा नहीं दिखाता है? तो देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है। बाकी जो है दूध तथा पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को जो है दिखाता है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विषमांगी मिश्रण को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो विषमांगी मिश्रण को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चुनकर और छलनी द्वारा और फिल्ट्रेशन द्वारा। विषमांगी मिश्रण है ना पूरा तरीके से नहीं घुला है तो उसको जो है सभी तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डाई यानी कि रंग वाले घटक को नीली काली स्याही से जो है स्याही के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक अपकेंद्रण का उदाहरण नहीं है? तो अपकेंद्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो
कपड़ा धोने की मशीन, ठीक है, कपड़ा धोने की मशीन जो है सेंट्रीफ्यूज का जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये राउंड 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 घूमता है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, तो ये जो है ये भी जो है क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण है। और जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, यानी कि इसे भी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन द्वारा ही जांच किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल है। और वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ती हुई कार पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, ये लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन का जो है उदाहरण नहीं है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूध से क्रीम को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो दूध से क्रीम को किस क्रिया द्वारा जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दो घुलनशील द्रवों जैसे पानी व तेल को जो है मिश्रण से अलग कैसे करते हैं। तो दो अघुलनशील द्रव हैं, ठीक है, जैसे कि पानी और तेल, उसको कैसे अलग किया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण कीप द्वारा, ठीक है, सेपरेटिंग फनल द्वारा जो है उसे अलग किया जा सकता है पानी और तेल के मिश्रण को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कैसे किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस ऐसी विधि को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त के नशीले पदार्थ को अलग करने में या डाई में रंगों को अलग करने में, यानी कि सेपरेट करने में, या प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये भी एक सेपरेशन मेथड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा क्वथनांकों के माध्यम अधिक अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी विधि द्वारा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 20 केल्विन से कम होता है पृथक किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या पेट्रोलियम उत्पादकों से घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए वायु की बात की जा रही है, तो वायु में सेपरेशन किस किस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु शोधन के दौरान लोहे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो धातु शोधन के दौरान जो है लोहे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन गैसों का क्वथनांक क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन का, आर्गन का और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस और आर्गन का 186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 20.9% है, आर्गन का 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.1% होता है, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। जब वायु को ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा घटक पहले द्रव में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में बदलता है, यानी कि वायु को गर्म करने से जो है कौन सा घटक द्रव में बदलता है,
सॉरी ठंडा किया जाता है, वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक द्रव में बदलता है सबसे पहले, तो ये जो है ऑक्सीजन है। तो इसमें बोल रहा है जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में बदलता है। इसमें भी सेम क्वेश्चन वो रिपीटेड है, सॉरी, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किसको जो है शुद्ध किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण द्वारा जो है विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस विधि द्वारा समुद्री नमक में से अशुद्धता को अलग किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है समुद्री नमक को अशुद्धता से अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रिस्टलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, घुलनशील के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे। और पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। ठीक है, काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है। ठीक है, और मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे, ये आपस में घुलनशील है और आप जो है मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, जबकि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में जो है 25 डिग्री सेल्सियस का अधिक अंतराल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डिस्टिलेशन द्वारा जो है इन दोनों सॉल्यूशन को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मक्खन व दही को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मक्खन और दही को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के पानी से नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो समुद्र के पानी से नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन के द्वारा, यानी कि वाष्पीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर को नमक से अलग कैसे किया जा सकता है। तो कपूर को नमक से अलग कैसे किया जा सकता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन विधि द्वारा। ठीक है, सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि आप नमक को गर्म करते हैं तो वो जो है नमक वो पिघलेगा नहीं, ठीक है, गर्म हो जाएगा, लेकिन कपूर जो है वो सब्लिमेशन के द्वारा जो है वो डायरेक्ट वो हवा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो उड़ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अशुद्ध सैंपल से फिटकरी को कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रिस्टलाइजेशन द्वारा किया जा सकता है। अशुद्ध धातु से हम कॉपर सल्फेट को कैसे अलग कर सकते हैं। तो अशुद्ध धातु से कॉपर सल्फेट को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक दोनों जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भौतिक और केमिकल चेंजेस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है फ्रेंड, अलमारी में जंग लगना। ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में साधारण नमक का घुलना। ठीक है, जल में साधारण नमक का घुलना जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 161 ईस्वी में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल ने किया है। ठीक है, यानी तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा उत्पादित किसने किया था। यानी कि तत्व की जो परिभाषा है प्रयोग के द्वारा जो है प्रतिपादित किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लॉरेंट ने। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पदार्थ का वह मूल कण जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को खालिस्तान में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तत्वों को खालिस्तान में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
धातु में और अधातु में और उपधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा जो है रूम टेम्परेचर में वो क्या होती है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेज में होती है। ठीक है, पारा आपने देखा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम खालिस्तान है। तो क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है? उपधातुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गैलियम तथा सीजियम तथा कमरे के तापमान 303 केल्विन के कुछ अधिक तापमान पर जो है किस अवस्था में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कि दो तत्व पारा और खालिस्तान कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होते हैं। कौन से दो तत्व हैं पारा के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है पारा के जैसे ही कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैस अवस्था में होती हैं? तो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर कितने तत्व जो हैं गैस अवस्था में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 तत्व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है। कितने तत्व मानव निर्मित है? तो देखिए फ्रेंड, आवर्त सारणी में आप अगर देखते हैं, ठीक है, तो टोटल तत्व कितने हैं? 118 है। ठीक है, 118 है। उसके बाद आप इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 92 को जो कि क्या है, कुल प्राकृतिक तत्व जो हैं वो कितने हैं? 92। ठीक है, 92 है। तो 92 को 118 से जो है माइनस कर दीजिए, तो बचे जितने भी बचेंगे वो जो है मानव निर्मित तत्व होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, आशा करती हूँ आज का क्लास काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, जिससे आपको रिवाइज करने में जो है आसानी होगी। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपके फ्रेंड फैमिली में से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।